धारा के रूप में केवल 40 किलोमीटर ही बहती थी। तो क्या सिर्फ इतना सा संबंध किसी शहर का नाम तय करने के लिए काफी है? इतिहास की ओर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि बघेला राजा विक्रमादित्य के आगमन से पहले भी इस क्षेत्र को रीमा या रीमा मंडी कहा जाता था। इसकी पुष्टि फारसी ग्रंथों से भी होती है कि राजा विक्रमादित्य को बांधवगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में रीमा मुकुंदपुर नाम की जागीर मिली थी। तो यह तो तय है कि इसका नामकरण उन्होंने नहीं किया था। फारसी ग्रंथों में रीमा को रीवा कहा गया। जब अंग्रेज यहां आए तो उस दौर में फारसी ही भारत की राजकाज की भाषा हुआ करती थी। अंग्रेजों ने फारसी के रीवा को ही अंग्रेजी में लिखा REWA अर्थात रीवा। अब चूंकि भारतीय भाषाओं के शब्दों में कई बार स्वर होते हैं जबकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं होता, इसलिए अंग्रेजी भाषा के वक्ताओं को कई बार शब्द उच्चारित करने में मुश्किल होती थी। इसीलिए उन्होंने इसे रेवा उच्चारित किया। इसीलिए रेवा शब्द ब्रिटिश काल में चलन में आया। जबकि रीवा के सुप्रसिद्ध विद्वान कुंवर रविरंजन सिंह की किताब रीवा तब और अब के अनुसार रीमा शब्द पहले से ही प्रचलित रहा है और मध्यकालीन कुछ सती लेखों में भी आया है। इसके अलावा हम सब ने अपने घर के बुजुर्गों और सयानों को अभी भी रीवा की जगह रीमा कहते ही सुना होगा। कुछ एक विद्वानों का मानना है कि रीवा शब्द का मूल रेवा पत्तला या रेवा पत्तन से है। पत्तन या पत्तला पूर्व मध्यकाल में एक प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। उदाहरण स्वरूप जैसे आज के जिले। एक पत्तन के अंदर 10, 20, 50 या 100 ग्रामों के समूह हुआ करते थे। कलचुरियों के अभिलेखों में रेवा पत्तला, जाउली पत्तला, धनवाही पत्तल और नव पत्तल समेत कई पत्तनों का जिक्र आया है। लेकिन दिक्कत यह है कि रेवा पत्तला कहां था, यह अभिलेख हमें स्पष्ट तौर पर नहीं बताते। तो आखिर रीमा शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे? यह सवाल तो अनसुलझा ही रहा। तो आइए अब हम चलते हैं रीवा पठार के प्राचीन नगर गुर्गी की ओर, जो आज के रीवा शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में है। यहां आज भी एक दुर्ग के अवशेष मिलते हैं जिसे रेवता, रेहुता या रेहुता कहा जाता है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में त्रिपुरी के कलचुरी वंश के राजा लक्ष्मीकरण ने यहां दुर्ग का निर्माण करवाया था, क्योंकि प्रतिहारों के पतन के बाद कलचुरी शासक त्रिपुरी के साथ ही प्रयाग और काशी के क्षेत्रों में भी शासन किया करते थे। राजा लक्ष्मीकरण को शत समरवीर माना जाता है। उन्होंने प्रयाग के पूर्व दिशा की तरफ मगध और गौड़ में पाल शासकों के विरुद्ध भी कई सारे सैनिक अभियान किए थे। इसीलिए रीवा पठार का यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था और त्रिपुरी, काशी और प्रयाग के एकदम मध्य में स्थित था। इसके साथ ही हमें एक और बात भी पता चलती है। सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने गुर्गी की यात्रा की थी और यहाँ के स्थापत्य की भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी। अपनी किताब रिपोर्ट ऑफ ए टूर इन बुंदेलखंड एंड रीवा में वो एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। वो लिखते हैं, इस नगर के पास ही महसाओं में पान के बरेज हैं जहां पान की खेती होती है। पुराने समय के सभी बड़े हिंदू नगर अपनी पान के बगीचों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। पूर्व मध्यकाल में भारत का सबसे बड़ा नगर कन्नौज इसका उदाहरण है। इसके साथ ही कनिंघम ये भी बताते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत सारे तालाब हैं, जंगल हैं और साथ ही साथ अत्यंत उपजाऊ जमीन भी है जहां खूब खेती की जाती है। इसीलिए रणनीतिक रूप के साथ साथ इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व भी था। तो बहुत संभावना है कि रीमा शब्द की उत्पत्ति के पीछे इस रेहुता नाम के दुर्ग की याद हो। संस्कृत में रेवा शब्द का अर्थ केवल नर्मदा नदी से नहीं है, बल्कि रेवा का अर्थ तो उस चंचल जलधारा से भी है जो सदैव बहती रहे। इस रेहुता दुर्ग से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा पर ही बिछिया नदी बहती है। इसीलिए बहुत संभव यह भी है कि बिछिया नदी को ही रेवा कहा गया होगा और उसके पास के क्षेत्र को रेवा पत्तला। यही रेवा पत्तला या रेवा पत्तन ही जनजातियों की देशज भाषा में रेहुता और फिर रीमा हो गया। इस बात की संभावना इसलिए भी है कि कलचुरी और चंदेल राजाओं के पतन के बाद
ये क्षेत्र नो मैंस लैंड जैसा हो गया था, यानी कि किसी भी राजा का शासन यहां नहीं था। गहोरा और बांधवगढ़ पर शासन कर रहे बघेला राजाओं की नजर भी इस क्षेत्र में बहुत देर से पड़ी। इसीलिए वक्त के साथ लोगों की याद से रेवापत्तन का विस्मृत हो जाना और अपभ्रंश के रूप में रेहुता या रीमा को याद रखना कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए शब्दों की इस यात्रा में रेवापत्तन से बना रेहुता और रेहुता ही देशज भाषा में हुआ रीमा, और आगे चलकर रीमा फारसी में बन गया रीवा और अंग्रेजी में इसे लिखा गया रेवा और फिर धीरे धीरे हो गया हमारा रीवा। तो रीवा के नामकरण की यात्रा कोई एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ के